आप सभी मित्रों को मेरा सप्रेम नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रतिष्ठा गोदियाल है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। हेलो प्रतिष्ठा। हेलो मम्मा। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। कैसा कैसा बीत रहा है आजकल समय आपका? बहुत अच्छा। क्या क्या करते हो आजकल आप? मैं टीवी देखती हूँ, खेलती हूँ और स्कूल का होमवर्क करती हूँ और पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करते हो, वेरी गुड। तो स्कूल खुल गए ना आपके? हाँ। छुट्टियां समाप्त? क्या क्या सीखा आपने छुट्टियों में आजकल? छुट्टियों में मम्मा अभी के बीच मैंने नंदा देवी राजजात यात्रा के बारे में सीखा है। खेल के साथ साथ आपने नंदा देवी राजजात यात्रा के बारे में भी पढ़ा? वेरी गुड। तो बहुत कुछ आ गया होगा आपको। नंदा देवी राजजात यात्रा क्या है, कैसे होती है ना? सबसे पहले मुझे बताओ, नंदा देवी कौन है? वो नंदा देवी शिव जी की पत्नी पार्वती है और हिमालय पर्वत की पुत्री है। वेरी गुड। नंदा देवी क्या है? माता पार्वती का नाम है नंदा देवी, है ना? वेरी गुड। तो आपने नंदा देवी राजजात यात्रा सुनी, वेरी गुड। तो आया भी कुछ समझ में आपको? इसमें बहुत सारे जीके के क्वेश्चन भी बने ना आपके, है ना? तो क्या क्या आया आपको समझ में नंदा देवी राजजात यात्रा के पढ़? नंदा देवी राजजात यात्रा सबसे बड़ी यात्रा होती है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाली सबसे बड़ी यात्रा है नंदा देवी राजजात यात्रा। कितने दिनों तक चलती है यात्रा? वो 19 यानी 19 दिनों तक चलती है ना ये। वेरी गुड। तो इस बीच में पड़ाव भी आते हैं कुछ ना? कितने पड़ाव आते हैं टोटल? 19 पड़ाव। आपको पता है 19 पड़ाव कहाँ कहाँ पे है? कौन क्या क्या नाम है उन 19 पड़ावों का? क्या क्या है बताओ जरा। ईडाघाड़ी, नौटी, कासुआ, सेम। वेरी गुड। कोटी, भगोती, कुलसारी, चेपड़ियू, नंदकेशरी, वेरी गुड। फल्दिया गांव, मुंदोली, वाण, पातरन चौड़िया, गैरोली पाताल और वैदनी भी है बीच में, है ना? फिर है पातरन चौड़िया। वेरी गुड। पातरन चौड़िया, शिला समुद्र, चंदनिया घाट, सुल्तान तथा घाट। इतने 19 पड़ाव। अब पड़ाव का मतलब आप समझते क्या होता है? पड़ाव मतलब होता है कि जब नंदा देवी राजजात यात्रा होती है ना, तो लगातार तो कोई चल नहीं सकता, माता को भी आराम की जरूरत होती है। तो पड़ाव मतलब होता है कि वहां पे रुक के वो आराम करते हैं, फिर नेक्स्ट वो शुरू करते। पड़ाव मतलब आराम करना, ठीक है? तो चलो आज हम यही इसी नंदा देवी राजजात यात्रा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या बताया कि नंदा देवी कौन है? माता पार्वती है। उत्तराखंड के जो लोग हैं ना, मतलब पूरे उत्तराखंड के लोग नंदा देवी को क्या मानते हैं? अपनी अधिष्ठात्री क्या मानते हैं? देवी मानते हैं। मतलब हमारी देवी है वो। उत्तराखंड के सभी लोग क्या मानते हैं? पार्वती जी को, नंदा देवी को अपनी देवी मानते हैं। और यहाँ की लोक कथाओं में क्या कहा जाता है उनको? हिमालय की पुत्री। यानी हिमालय की वो बेटी है ना? वेरी गुड। अब ये अगला है कि नंदा देवी जो माता है राजजात यात्रा जो होती है, ये क्या करती है? गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं 2 मंडल है ना हमारे उत्तराखंड के, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो इन कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों की क्या है? राजवंश की इष्ट देवी भी है। क्या है ये? इष्ट देवी। हाँ, और उत्तराखंड की बेटी भी है। यानी पार्वती कहाँ की बेटी है? नंदा देवी उत्तराखंड की, है ना? क्योंकि कहाँ होती है नंदा देवी राजजात यात्रा? उत्तराखंड में, है ना? और वह इस यात्रा के माध्यम से पता कहाँ जाती है? अपने ससुराल यानी कैलाश पर्वत के लिए जाती है। तो ये जो नंदा देवी राजजात यात्रा होती है ना, तो इसमें माना जाता है कि जब पार्वती जी थी अपने मायके आई थी, तो बहुत दिनों तक वो क्या कहाँ रुक गई? अपने मायके रुक गई, मम्मी के घर में रुक गई थी, यानी उत्तराखंड में रुक गई थी। फिर उनको क्या करते हैं, जो नंदा देवी राजजात यात्रा होती है, तो उनको अपने ससुराल भेजने के लिए, तो जब कोई मायके से ससुराल जाता है तो सब उसको मिलने आते हैं ना, गांव के जितने भी लोग आते हैं, है ना? और उनको क्या देते हैं? बहुत सारी चीजें देते हैं ना। तो इसी प्रकार ये भी यात्रा है, ये जो नंदा देवी राजजात यात्रा है, इसमें पार्वती जी कहाँ जा रही हैं? अपने ससुराल जा रही है। और उनको भेजने के लिए सब जितने भी गांव होते हैं, जितने भी उत्तराखंड के जो गांव हैं, उनके लोग कहाँ जाते हैं? उनको भेजने के लिए, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, है ना?
तो इस ऐतिहासिक यात्रा को गढ़वाल कुमाऊं के सांस्कृतिक मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। मतलब गढ़वाल और कुमाऊं क्या मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं वहां के लोग, तो ये सांस्कृतिक क्या है, मिलन का प्रतीक भी इस यात्रा को माना जाता है। अच्छा, अब आपको तीसरी चीज देखी यहाँ पे, भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है? नंदा नंदा देवी, देवी। है ना। तो जीके का क्वेश्चन भी इसमें मिला ना आपको कि भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी। और विश्व की कौन से नंबर की है वो? 23वीं नंबर की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। ठीक है ना। इस चोटी को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में मुख्य देवी के रूप में पूजा जाता है। यानी नंदा देवी जो पर्वत है, वो जो चोटी है, उसको किसके रूप में पूजा जाता है? पार्वती के रूप में, देवी के रूप में, है ना। वेरी गुड। और इससे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे नंबर 1 की चोटी कौन सी है? नंबर 1 की उत्तराखंड की इससे ऊंची देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, दूसरे नंबर की चोटी है नंदा देवी, है ना। तो नंदा देवी पर्वत लगभग पता है कितना फीट ऊंचा है? ये है 25,643, यानी 25,643 फीट ऊंचा पर्वत है। कौन सा? नंदा देवी, है ना। वेरी गुड। फिर आपने अभी बताया कि ये कितने दिनों तक चलती है ये यात्रा? 19। हाँ, और ये कहाँ से शुरू होती है? ये चमोली जिले के कर्णप्रयाग के पास नौटी गांव से शुरू होती है। और कहाँ पे जाके खत्म होती है? और हेमकुंड नामक एक ऊंचे मैदान में समाप्त होती है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, अब बहुत ये यात्रा क्या होती है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। चढ़ाई मतलब चढ़े हो आप? पहाड़ों पे चढ़े हो कभी? नहीं चढ़े ना। मतलब आप तो सड़कें चली गई, लेकिन पहाड़ हमारे गांव में अब तो सड़कें चली गई ना, लेकिन पहले सब क्या था, बहुत पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता था। तो आपको तो पता नहीं है कि कितना टफ होता है, लेकिन ये जो नंदा देवी की चढ़ाई है, अत्यधिक क्या है, कठिन है, बहुत टफ है ना। मानी जाती है, बहुत ज्यादा टफ मानी जाती है ये। नंदा देवी की कुल ऊंचाई पता है कितनी है आपको? 7,816 मीटर, यानी 25,643 फीट ऊंची है। जहां से शुरू होती है, जहां पे खत्म होती है, वहां की ऊंचाई कितनी है? हेमकुंड की ऊंचाई वहां पे समाप्त होती है ना, हेमकुंड पे, रूपकुंड पे ना, कि हेमकुंड पे? हेमकुंड पे। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 25,643 फीट, है ना। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वर्ष में क्या होता है? प्रत्येक 12 वर्षों में एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जाता है ना। और क्या होता है इसमें? मेला भी लगता है, ठीक है ना। तो इसको ना एक प्रत्येक वर्ष में भी एक धार्मिक वो किया जाता है यात्रा। जैसे भूखाल का मेला होता है ना, हर साल होता है ना, वैसे यहाँ भी क्या होता है, एक मेला हर साल होता है। क्या बोलते हैं उसको? जो होता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में नंदा देवी मेला प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष मेला तो होता है प्रतिवर्ष, लेकिन यात्रा का कब होती है, कितने वर्ष बाद होती है? 12 वर्ष। वेरी गुड। अब इस यात्रा का आयोजन किसकी तरह, आजकल क्या चल रहा है? कुंभ चल रहा है ना, देखा आपने? महाकुंभ चल रहा है ना आजकल। तो इस यात्रा, ये भी यात्रा क्या होती है, कुंभ की भांति होती है। महाकुंभ तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुंभ की भांति ही होती है। मतलब बहुत सारी भीड़ होती है। देख रहे हो ना आजकल आप टीवी में कि कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है, साधु संत आते हैं, लोग आते हैं, वो एक नदी में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं ना। तो इसमें भी ऐसी प्रकार का मेला होता है, हम लोग बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। और इसी प्रकार के इसको इसलिए उत्तराखंड का क्या माना जाता है? हिमालय कुंभ भी बोलते हैं। उत्तराखंड का नहीं, मतलब हर उसमें आता है ये क्वेश्चन जीके का कि हिमालय कुंभ के नाम से कौन सी यात्रा प्रसिद्ध है। तो कौन सी यात्रा प्रसिद्ध है? नंदा देवी राजजात यात्रा। देखो जीके का क्वेश्चन तैयार हो गया ना आपका कि नंदा देवी राजजात यात्रा को हिमालय कुंभ के नाम से भी जाना जाता है ना। अब ये बताओ, नंदा देवी जैसे आपने अभी बोला कि सबसे लंबी यात्रा है, तो नंदा देवी राजजात यात्रा को विश्व मतलब पूरे वर्ल्ड की, है ना, सबसे लंबी पैदल और धार्मिक यात्रा माना जाता है। मतलब सबसे लंबी पैदल यात्रा कौन सी है? नंदा देवी राजजात यात्रा, है ना, माना जाता है। इस पहाड़ पर चढ़कर माता के दर्शन करना अत्यधिक क्या है, कठिन होता है। मतलब बहुत कम लोग चढ़ पाते हैं, बहुत कम लोग इस यात्रा को पूर्ण कर पाते हैं। इस यात्रा की शुरुआत किसने की थी पता आपको? आदि
शंकराचार्य ने ईसा पूर्व की थी। शंकराचार्य जी थे ना जो, उन्होंने इस यात्रा की क्या की थी, शुरुआत की थी। अगर कोई पूछेगा आपको कि नंदा देवी राजात यात्रा की शुरुआत किसने की थी, तो किसने की थी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। ठीक है ना। और ये आपने बता दिया कि ये यात्रा चमोली जनपद के यानी चमोली जिले के नौटी गांव से शुरू होती है और जो रूपकुंड होकर हेमकुंड तक जाती है। अब ये कितने हैं, जो रूपकुंड से हेमकुंड की जो दूरी है वो 18,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है ना। ठीक है। अब इस 280 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा के दौरान रास्ते में क्या क्या आते हैं पता है आपको? आपने बताया ना भी कि 280 किलोमीटर की दूरी क्या क्या आता है, घने क्या आते हैं, जंगल आते हैं, और पथरीले क्या आते हैं, मार्ग, रास्ते। पथरीले मतलब जहां पत्थरी पत्थर होते हैं, है ना। और दुर्गम चोटियां मतलब बहुत ऊंचाई पे जो चोटियां होती है ना, उनको बोलते हैं दुर्गम, मतलब जहां तक पहुंचना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, दुर्गम चोटियां। और बर्फीले पहाड़ को पार करना पड़ता है, मतलब बर्फीले पहाड़ भी होते हैं, दुर्गम चोटियां होती हैं, पथरीले जंगल होते हैं, है ना। उनको पार करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। मम्मा, हाँ मम्मा, नंदा देवी को बिना चप्पलों के उसको पूर्ण करना होता है। हाँ, मतलब बहुत सारे चप्पल पहन के जाते हैं, लेकिन जो डोली वो ले जाते हैं ना, मतलब उनको पैदल ही जाना पड़ता है, बिना चप्पल के जाते हैं उसमें, है ना। जो पुजारी वगैरह होते हैं तो वो बिना चप्पल के जाते हैं, है ना। और इस अभी यहाँ पे ना नंदा देवी जाते समय, यात्रा के समय, नंदा देवी चोटी के नीचे पूर्वी तरफ, मतलब पूरब की तरफ क्या है, नंदा देवी अभ्यारण्य। अभ्यारण्य बोलो तो एक जंगल बोल सकते हैं उसको, है ना, वन जंगल बोल सकते हैं, है। तो नंदा देवी अभ्यारण्य भी है, यानी जंगल भी है, नंदा देवी के नाम से जंगल भी है, जहां पता है क्या क्या होता है, बहुत प्रजाति के क्या क्या होते हैं, जीव जंतु रहते हैं। इनकी सीमाएं क्या होती है, जिनकी सीमाएं कहाँ होती है, चमोली, पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर जिलों से जुड़ती हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब आपने बताया कि इस यात्रा को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, 19 दिन लग जाते हैं ना। तो इस यात्रा के 19 पड़ाव आते हैं, आपने जैसे अभी बताया है। तो रास्ते के जो विभिन्न पड़ावों से होकर ये यात्रा गुजरती है ना। तो जब अलग अलग पड़ावों पे जाते हैं ना, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, इकट्ठा हुए रहते हैं और क्या करते हैं, माता के दर्शन करने के लिए भीड़ बनाकर खड़े हुए रहते हैं। इस यात्रा का आयोजन नंदा देवी राजा समिति द्वारा किया जाता है। कौन करता है इस यात्रा का आयोजन, नंदा देवी राजा समिति। ठीक है ना। अब इसमें इस जो यात्रा है, इसका एक विशेष पहलू, मतलब रोचक क्या है इसमें पता है आपको? इस यात्रा का मुख्य आकर्षक क्या होता है, चौसिंगा खाड़ू। खाड़ू माने भेड़, भेड़ को गढ़वाली भाषा में खाड़ू बोलते हैं। तो चौसिंगा मतलब पता है क्या होता है आपको, पता है? 4 सिंगों वाला। विशेष ये आकर्षक होता है कि 4 सिरों वाला क्या होता है, भेड़ होता है, आकर्षक होता है इस यात्रा का। जो क्या करता है, स्थानीय क्षेत्र में राजयात यात्रा शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है, यानी 12 साल की यात्रा, 12 साल बाद यात्रा होती है ना, तो उससे पहले ही वो क्या हो जाता है, खाड़ू पैदा, यानी वो भेड़ पहले ही पैदा हो जाता है। और उसकी एक खासियत होती है कि उसके क्या होते हैं, 4। नॉर्मल भेड़ों के कितने सिंग होते हैं, 2, लेकिन उसके कितने होते हैं, 4 सिंग। और तो वो पहले ही क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। वो चमत्कार है भगवान जी का, माता रानी जी का, कि पहले ही पैदा हो जाता है। अब उसकी पीठ में पता क्या करते हैं, जब यात्रा होती है ना, तो उसकी पीठ में ना 2 तरफ क्या बांधते हैं पता है आपको, थैले। क्या बांधते हैं, थैले बांधते हैं, जिसमें जो श्रद्धालु लोग हैं, जो सारे वहां के लोग होते हैं, जो भी दर्शन करते हैं, तो उस थैले में पता क्या डालते हैं, कुछ गहने डालते हैं, बहुत सारे श्रृंगार की सामग्री डालते हैं। श्रृंगार सामग्री मैंने समझते हो आप, जैसे बिंदी हो गई, और क्या क्या होता है जिससे आप मेकअप करते हो, सिंदूर, मेकअप का जितना भी सामान होता है, चूड़ियां, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, और बहुत सारी चीजें है ना, नथ, चूड़ियां। हाँ, जब हम ना मंदिर में जाते थे ना, तो ना हर भगवान जी के पास मेकअप रहते थे। हाँ, तो माता रानी के लिए वो क्या करते हैं, उस थैले में सारे श्रद्धालु ये सब सामग्री व अन्य भेंट देवी के लिए किस में रखते हैं, थैले में रखते हैं, है ना। जो कि हेमकुंड में पूजा होने के बाद आगे, अब वो कहाँ तक जाते हैं, हेमकुंड तक जाते हैं उसके साथ, किसके साथ, भेड़ के साथ, चौसिंगा के भेड़ के साथ वो सब
कहाँ तक जाते हैं? हेमकुंड में। हेमकुंड। हेमकुंड में पूजा होती है और उसके बाद हिमालय की ओर प्रस्थान करता है। कौन? वो खाड़ू जो होता है ना, हेमकुंड तक तो सब जाते हैं उसके साथ, और उसके बाद उसको आगे के लिए भेज देते हैं, अकेले हिमालय की ओर भेज देते हैं। उससे आगे कोई नहीं जाता। वहां से वो जो भेड़ है वो कहाँ जाएगा? पार्वती के पास जाता है, वो अकेले जाता है, हिमालय की ओर जाने वो लगता है। और यात्रा में जो अब वो पता है, वो जो भेड़ है वो अकेले ही आगे बढ़ चला- जाता है। क्या चला जाता है? वो अकेले ही आगे बढ़ चला जाता। उसके बाद वो कहाँ गायब होता है ये किसी को नहीं पता। वो मतलब किसी को आज तक भी क्या है, ये रहस्य बना है कि उससे आगे वो कहाँ जाता है ये किसी को भी नहीं पता। तो यात्रा में जाने वाले लोगों का जो मानना है, वो मानते हैं कि चौसिंगा खाड़ू ना आगे विकट हिमालय, हिमालय माने हिमालय पर्वत में जाकर विलुप्त, विलुप्त माने गायब हो जाता है। माना जाता है कि यह नंदा देवी के क्षेत्र कैलाश में प्रवेश कर जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि वो माता जी के पास, जहाँ माता रहते हैं वहां माता जी के पास वो प्रवेश कर जाता है। जो आज भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। मतलब आज भी क्या है, ये रहस्य है कि वो कहाँ जाता है, कुछ पता ही नहीं, है ना। अब आप इसमें जो मेन था हमारा कि कितने जगह होते हैं पड़ाव? 19 जगह पड़ाव होते हैं ना। तो उन पड़ावों के बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत से मतलब समझेंगे उनको, है ना। तो पहला पड़ाव आपने कहाँ बोला था? पहला पड़ाव कहाँ होता है नंदा देवी जी का? ईड़ा बधानी। तो नौटी से जब यात्रा शुरू होती है तो वहां पे क्या होता है, लोगों की श्रद्धा का सैलाब यानी भीड़ इकट्ठी होती है। ढोल दमाओं और पौराणिक वाद्य यंत्रों के साथ क्या होता है, ईड़ा बधानी पहुंचने पर माँ नंदा देवी का क्या होता है, भव्य स्वागत होता है। तो पहला पड़ाव कहाँ पे होता है? ईड़ा बधानी में। मतलब नौटी गांव से शुरू होकर बीच में जितने भी जगह होती हैं वहां से चलते हुए प्रथम पड़ाव यानी कहाँ पे रुकते हैं सब श्रद्धालु जन, और माता नंदा देवी राजत यात्रा कहाँ पे रुकती है? ईड़ा बधानी पे। फिर दूसरा पड़ाव कहाँ है? नौटी। अब ईड़ा बधानी से जब ईड़ा बधानी हो जाते हैं, एक पड़ाव हो जाता है, वहां पे वो आराम कर लेते हैं। तो उससे आगे वो दूसरे दिन कहाँ चलते हैं? दूसरे दिन राजात रिठोली जाख, कहाँ से? ये ईड़ा बधानी से दूसरे दिन राजात रिठोली होते हुए, जाख होते हुए, दियारकोटी होते हुए, कुकड़ई, पुणियानी, कनोट, झारखंडे तथा नैनी गांव का भ्रमण करते हुए कहाँ होता है, रात्रि विश्राम के लिए कहाँ पहुंचती है? नौटी गांव। मतलब इतने गांव के बीच में होते हुए कहाँ पहुंचती है रात्रि विश्राम के लिए? नौटी गांव। और यहाँ नौटी गांव में क्या होता है, मां नंदा देवी का क्या होता है? जागरण होता है। जागरण मैंने जानते हो आप, रात भर क्या चलते हैं उस मंदिर में? भजन कीर्तन, ठीक है ना। तो दूसरा पड़ाव कहाँ होता है? नौटी गांव। अब नौटी गांव के बाद तीसरा पड़ाव कहाँ होता है? कासुआ। अब नौटी से माँ श्री नंदा तीसरे पड़ाव कासुआ गांव पहुंचती है, जहां राजवंशी कुंवर माई नंदा और यात्रियों का भव्य स्वागत करते हैं। कौन करते हैं? राजवंशी कुंवर माई नंदा और यात्रियों का क्या करते हैं? भव्य स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। यहाँ भराड़ी देवी और कैलापीर देवता के मंदिर है। किस किस के मंदिर है यहाँ पे? भराड़ी देवी और कैलापीर। हाँ, कैलापीर पंदेरानी पीर है ना। तो मंदिर है। भराड़ी चौक में 4 सींग के भेड़ और तथा पवित्र छतोली की पूजा होती है। अब यहाँ पे किस किस की पूजा होती है? उसमें सॉरी भराड़ी में किसकी होती है? 4 सींग वाले उस खाड़ू की पूजा होती है। और छतोली, छतोली होती है नंदा देवी की राजातियात की बहुत बड़ी छाता टाइप का होता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? छतोली। ऐसे पकड़ के जाते हैं ना, आपने देखा होगा उसमें, फोटो में देखा होगा या वीडियो में देखा, तो उसका नाम होता है छतोली। तो इन दोनों की पूजा कहाँ होती है? भराड़ी चौक में, ठीक है, मतलब भराड़ी में। फिर तीसरा पड़ाव मतलब कांसुआ में रुकते हैं। फिर चौथा पड़ाव कहाँ बोला था आपने? सेम। अब कांसुआ से जाते समय, कासुआ से जब आगे बढ़ती है डोली, तो चांदपुर गढ़ी विशेष राजात का आकर्षण का केंद्र रहता है। कहाँ रहता है? चांदपुर गढ़ी। यहाँ से महादेव घाट मंदिर होते हुए उज्जवलपुर तोप की पूजा प्राप्त कर देवी सेम गांव पहुंचती है। यहाँ गैरोली और चमोला गांव की छतलियां शामिल होती हैं। अब कहाँ से होती है? छतोलियां। गैरोली और चमोला गांव की छतोलियां भी उसमें शामिल होता है। मतलब वहां के लोग इनको चढ़ाते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है ना सुनने में?
अब पांचवा पड़ाव कहाँ होता है? कोटी। कोटी। अब जब सेम से वो आगे बढ़ती है यात्रा, तो पांचवा पड़ाव कोटी की ओर वो आगे जाती है। तो कहाँ कहाँ सेम से होते हुए वो धारकोट, घड़ियाल और सिमतोली में देवी की पूजा होती है। सितोली धार में देवी की कोटिश प्रार्थना की जाती है, इसलिए धार के दूसरे छोर पर स्थित गांव का नाम कोटी पड़ा। ठीक है ना? क्यों पड़ा कोटी? क्योंकि सितोली धार में देवी की कोटिश प्रार्थना की जाती है। कोटिश माने, कोटि माने तो प्रकार होता है, कोटिश प्रार्थना की जाती है। मेरे को भी थोड़ा वो हो रहा है, पर अभी मेरे को समझ में नहीं आया, पर लेकिन मैं समझ के आपको समझाऊंगी। ठीक है? इसलिए धार के दूसरे छोर पर स्थित गांव का नाम कोटी पड़ा। मतलब कोटी, इसी कोटिश की प्रार्थना की जाती है, तो इसी से उनका नाम कोटी पड़ा, इस गांव का नाम। ठीक है? कोटी पहुंचने पर देवी की विशेष पूजा होती है, मतलब यहाँ पे पूजा की जाती है देवी की, है ना? अब छठा पड़ाव कहाँ है? भगोती। भगवती। भगवती। अब कोटी से आगे बढ़ते हुए भगवती माँ श्री नंदा के मायके क्षेत्र का सबसे अंतिम पड़ाव है। मतलब यहाँ पे क्या है? माता का जो मायके का क्षेत्र है, उसका अंतिम पड़ाव क्या है? भगवती। मतलब यहाँ पे माता का यहाँ तक मायका था, है ना? यहाँ केदारू देवता की छतोली यात्रा में शामिल होते हैं। अब यहाँ से क्या होते हैं? केदारू देवता की छतोली जो छतर है, वो भी यहाँ यात्रा में शामिल हो जाता है। मतलब अपने मायके का वो अंतिम पड़ाव है माता का। अभी यहाँ तक वो मायके में थी, है ना? अब यहाँ से जो आगे के पड़ाव हैं, वो ससुराल पक्ष में आ जाते हैं उनके। ठीक है? यहाँ तक मायके का अंतिम पड़ाव है भगवती। अब सातवां पड़ाव कहाँ है? कुलसारी। कुलसारी। अब छठे पड़ाव भगवती से होते हुए मायके से विदा होकर माँ श्री नंदा कहाँ जाती है? कि छतोली कहाँ आती है? अपने ससुराल के पहले पड़ाव कुलसारी। अब ससुराल का पहला पड़ाव क्या है उनका? कुलसारी। तो कुलसारी पहुंचती है। यहाँ पर राजात हमेशा अमावस्या के दिन पहुंचती है, मतलब अमावस्या के दिन वो हमेशा वहां पर पहुंचती है। सातवां पड़ाव कुलसारी में, है ना? अब सातवां पड़ाव जब कुलसारी में पहुंचती है, तो अगले आठवें पड़ाव के लिए कहाँ, आठवां पड़ाव कहाँ है? कहाँ है? चेपड़ी। अब कुलसारी से विदा होकर माता की जो छतोली है, वो कहाँ? थराली पहुंचने पर भव्य मेला लगता है। यहाँ कुछ दूरी पर देवराड़ा गांव है, जहां बंधाण की राज राजेश्वरी नंदा देवी वर्ष में 6 माह रहती है। चेपड़ू बुटोला थोकदारों का गांव है। यहाँ माँ नंदा देवी की स्थापना घर पर की गई है, जो हमारे उत्तराखंड की क्या है? कुलदेवी। उत्तराखंड की कुलदेवी कौन है? राजेश्वरी, है ना? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जीके का, कि उत्तराखंड की कुलदेवी कौन है? वो है राजेश्वरी। और एक और चीज है इनकी, कि ये कभी मंदिर में नहीं रहती है। ये कहाँ पे विराजमान है? घर में। 3 मंजिले घर में विराजमान है। इनकी पूजा घर में होती है। और तो मंदिर में रहते हैं ना और भगवान जी, लेकिन ये राजेश्वरी 3 मंजिला घर में रहती है, और वहां पे इनकी पूजा होती है। ठीक है? यहाँ से आगे बढ़ते हुए 9वां पड़ाव कहाँ पहुंचता है? नंद केसरी। अब नंद केसरी ये जो है ना, वर्ष 2000, मतलब जब वर्ष 2000 की राजजात यात्रा हुई थी, तब इस नंद केसरी राजजात पड़ाव, तब इस नंद केसरी जगह को इस यहाँ पर पड़ाव बना था। ये 9वां पड़ाव बना था। पहले यहाँ पे नहीं रुकती थी माता की वो यात्रा, लेकिन 2000 से यहाँ पे रुकने लगी। ये पड़ाव बन गया 9वां पड़ाव। ठीक है? यहाँ पर बधान राजेश्वरी नंदा देवी की डोली कुरुड़ से चलकर राजजात में शामिल होती है। कुमाऊं से भी देव डोलियां और छतोलियां शामिल होती हैं। अच्छा, इससे फिर आगे बढ़ता है। फिर 10वां पड़ाव कहाँ पे है? फल्दिया गांव। ठीक है? 10वां पड़ाव कहाँ पे है? फल्दिया गांव। हाँ। नंद केसरी से फल्दिया गांव पहुंचने के दौरान देवी माँ पूर्णा सेरा पर भेकल झाड़ी यात्रा में विशेष महत्व है। पूजा अर्चना के बाद मुंदोली पहुंचते हैं, और ये राजजात यात्रा मुंदोली में क्या करती है? मुंदोली पहुंचने के लिए तैयार होती है ना? तो मुंदोली वो पहुंच जाती है। तो 11वां पड़ाव कहाँ है उसका? मुंदोली में, है ना? यहाँ से वो मुंदोली के लिए निकल जाती है ना, कहाँ से? फल्दिया गांव से। तो मुंदोली है 11वां पड़ाव। अब मुंदोली जब पहुंच जाती है, तो वहां से लुआनी बगरियाड़गाड़ में पूजा अर्चना के बाद राजजात मुंदोली पहुंचती है। गांव में महिलाएं तथा पुरुष सामूहिक झोड़ा गीत गाते हैं। मतलब क्या, कौन सा गीत गाते हैं मुंदोली में? झोड़ा, है ना? वो मिलके जो डांस करते हैं उसको बोलते हैं झोड़ा गीत। ठीक है? अब 12वां पड़ाव कहाँ आता है? मुंदोली। बाण। 11वां है मुंदोली।
मुंदोली क्या है 11वां। अब वहां से आगे चल के 12वां पड़ाव कहाँ आता है, बाण। बाण। तो मुंदोली से आगे बढ़ते हुए लोहा जंग से देवी की राजजात अंतिम बस्ती गांव बाण पहुंचती है। यहाँ पर धौसिंह, काली दानो और नंदा देवी के मंदिर है। मतलब 12वां पड़ाव उनका बाण में है। अब वो उससे आगे चलने के लिए 13वां पड़ाव कहाँ पड़ता है, गहरौली पाताल। गहरौली पाताल में है ना। तो द्वाणी ग्वर और दारिम डाली स्थान के बाद गहरौली पात आता है। यह पहाड़ यात्रा का पहला निर्जन पड़ाव है, पहाड़ यात्रा का। अब यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 14वां पड़ाव कहाँ है, वैदनी। वैदनी में है ना। तो 2012 वर्ष की राज्यात में वैदनी को पड़ाव बनाया गया था। अब इसको कब बनाया गया पड़ाव, 2012 में जो राज्यात यात्रा हुई थी उसमें वैदनी को भी पड़ाव बनाया गया। मान्यता है कि महाकाली ने जब माता काली ने ना रक्त बीज यानी असुरों को वध नहीं किया था, सबके सर काटे थे असुरों के, राक्षसों के, है ना। तो माना जाता है कि रक्त बीज राक्षस का वध किया था। तो भगवान शंकर ने महाकाली को इसी कुंड में स्नान कराया था, जिससे वे पुनः माँ गौरी रूप में आ गई। मतलब जब काली रूप देखा है आपने माता जी का, उसमें राक्षसों का वध करती है ना माँ, बहुत डरावना होता है ना काली रूप, जिसमें जीव आगे निकाल रहती है माँ ने, क्रोध, और वो लाल कलर की होती है। तो क्रोध में रहती है ना। तो माना जाता है कि जब माता जी ने ना रक्त बीज राक्षस का जब वध किया था, तो यहाँ पर वैदनी में कुंड है। तो भगवान किसने, शिव जी ने उनको यहीं पर क्या कराया था, स्नान कराया था, है ना। क्योंकि वो जब मार रही थी तो पूरा उनके रक्त से क्या हो गई थी, वो लथपथ हो गई थी। तो भगवान जी शिव जी ने उन्हें यहीं पे स्नान कराया था। और यहाँ पे जब स्नान किया था उन्होंने, तो पुनः वो किस रूप में आ गई थी, अपने महागौरी के रूप में। काली माता से वो किसके रूप में आ गई थी, गौरी के रूप में आ गए थे। तो ये वही जगह है, ठीक है, वैदनी। मम्मा जी मैंने ना टीवी पे एक बार देखा था कि एक लड़की कह रही थी कि ना पार्वती जी ने ना एक बार काली का रूप लिया और ना राक्षसों को मारा। हाँ, सही देखा आपने, वेरी गुड। क्योंकि वो उनके साथ गंदी हरकतें करते थे। हाँ, वेरी गुड, सही देखा आपने। काली तो राक्षसों को मारने के लिए माता पार्वती जी ने किसका रूप धारण किया था, काली माता जी का। वेरी गुड। अब यहाँ से आगे चलते हुए, वैदनी से आगे चलते हुए 15वां पड़ाव कहाँ आता है उनका, पातरन चौड़िया, है ना। तो वेदनी कुंड से यात्री दल पातरन चौड़िया पहुंचते हैं। यहाँ पर पूजा के बाद विश्राम होता है, मतलब पूजा करके थोड़ा सा विश्राम में आराम करते हैं। उसके बाद 16वां पड़ाव कहाँ आता है, सीला समुद्र, ठीक है। तो पातरन चौड़िया के बाद तेज चढ़ाई पार करके कैल वाबी नायक पहुंचा जाता है। कहाँ पहुंचा जाता है, कैल वाबी नायक पहुंचा जाता है। यहाँ गणेश जी की भव्य मूर्ति है, किसकी है, गणेश जी की, ठीक है। इस दौरान बागुआ वासा, बल्लभ, स्वेलड़ा, रूमकुंड आदि स्थानों से होकर मां नंदा की राजजात सीला समुद्र पहुंचती है। यानी 16वां पड़ाव है उनका, कहाँ, सीला समुद्र, है ना। इसके बाद 17वें पड़ाव के लिए वो आगे बढ़ते हैं। 17वां पड़ाव क्या है, चंदनिया घाट। अब होमकुंड में राजजात मनाने के बाद, मतलब राजजात यात्रा जो होती है उसको पूजा पाठ करने के बाद नंदा भक्त रात्रि विश्राम के लिए चंदनिया घाट पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने का रास्ता काफी खतरनाक है, बहुत डेंजर रास्ता है। कहाँ का, चंदनिया घाट पहुंचने का रास्ता क्या है, बहुत खतरनाक है, खतरों से भरा हुआ है पूरा, है ना। तो 17वां पड़ाव हो गया माता जी का चंदनिया घाट। अब वहां से आगे बढ़ने के लिए 18वां पड़ाव कौन सा आता है, सुतोल। अब राजजात पूजा के बाद श्रद्धालु रात्रि विश्राम के लिए सुतोल पहुंचते हैं। इस गांव के रास्ते में तातड़ा में धौसिंह का मंदिर है। किसका मंदिर है यहाँ पे, सुतोल में धौसिंह का मंदिर है, ठीक है। अब इससे आगे आते हुए 19वें पड़ाव की ओर वो आगे बढ़ेंगे। तो 19वां पड़ाव कौन सा है, घाट, है ना। अब नंदाकिनी नदी के दाहिने किनारे चलकर सितेल से नंदाकिनी का पुल पार कर श्रद्धालु कहाँ पहुंचते हैं, घाट पहुंचते हैं। और घाट ये क्या है, अंतिम पड़ाव है ना। 19वां पड़ाव अंतिम पड़ाव घाट है। और इसके बाद क्या होता है, वापसी वो यहाँ पे पूजा पाठ करके वापसी वो नौटी के लिए फिर
प्रस्थान करते करते हैं हैं। जहां से उन्होंने शुरू किया था। अब यहाँ पे घाट और नंद प्रयाग से होते हुए श्रद्धालु सड़क मार्ग से कर्णप्रयाग तक पहुंचते हैं, मतलब वापस वो कहाँ पहुंचते हैं? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग तक। यहाँ ड्यूडी ब्राह्मण राजकुंवर और 12 थूकी के ब्राह्मणों को विदा करते हैं, नौटी पहुंचते हैं, अन्य को भी सुफल देते हुए, सुफल माने प्रसाद वगैरह आशीर्वाद वगैरह देते हुए राजकुंवर और राजपुरोहित के साथ से यात्री नंदाधाम नौटी पहुंचते हैं। यहाँ पे क्या हो जाती है फिर? यात्रा का समापन हो जाता है ना। कितना अच्छा था, है ना। नंदा देवी राजा जाते, 16 पड़ाव हमने देखे कि कौन कौन से हैं, क्यों नंदा देवी राजा यात्रा होती है, हर 12 वर्षों में होती है, तो बहुत सारा हमें सीखने को मिला ना, है ना। मम्मा, हाँ, मैं सुनने में इतना बिजी रह गई, मैं पढ़ाओ भी भूल गई थी तब। हाँ, आपको मजा आ रहा था ना, पर अब पता है आपको ना कौन कौन सा पढ़ा है, मतलब अब आपको और अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना कहानी। तो कितना अच्छी लगी ना हमें ये, मतलब नंदा देवी राजा यात्रा, पता चला ना कितना हमें जीके के क्वेश्चन मिले, क्योंकि आते हैं ना पेपरों में। जब आप 12th के बाद फॉर्म भरोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उत्तराखंड से, तो अब आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो गए होंगे, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर कुछ अगली वीडियो में नया लाएंगे। तब तक के लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।